बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद हमाद और स्टार्स के इस प्लेटफॉर्म से हम सेकेंडरी की केमिस्ट्री का चैप्टर 1 जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर 1 जो है ये बेटा पीरियोडिक टेबल से मुतल्लिक है। पीरियोडिक टेबल केमिस्ट्री का एक बहुत ही अहम पार्ट है जिसमें 118 जो एलिमेंट्स हैं जिससे मिलकर ये तमाम कायनात बनी है उनको एक जगह पे अरेंज किया गया है। तो ये एक ऐसा फ्रेमवर्क है, एक ऐसा ढांचा है जो हमें क्या प्रोवाइड करता है, ये बेटा हमें पीरियोडिक बिहेवियर्स यानी जो रिपीट होने वाली खसूसियात हैं उनका हमें उनकी फ़िज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ एलिमेंट्स की जो रिपीट हो रही होती है उनके मुतालिक हमें आगाही फ्राहम करता है। तो पीरियोडिक टेबल की डेफिनेशन आपके पास मौजूद है पीरियोडिक टेबल का। इसके बाद जिन साइंटिस्ट ने पीरियोडिक टेबल बनाने में अहम किरदार अदा किया है हम उनके मुतालिक भी जानेंगे, जिसमें हिस्ट्री में बुनियादी तौर पे 4 साइंटिस्ट का नाम आपकी किताब के लिहाज से उसका जिक्र किया जाता है। उनमें एक है अल-राज़ी एक मुसलमान साइंसदान थे और उन्होंने एलिमेंट्स को तकसीम किया था। उस वक्त चूँकि बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स नहीं थे तो इन्होंने एलिमेंट्स को उनकी फ़िज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बुनियाद पे तकसीम किया और बुनियादी 2 ग्रोह में तकसीम किया था। एक थे मेटल्स और दूसरे थे नॉन मेटल्स। जो एलिमेंट गैसेस फॉर्म में होते हैं नॉन मेटल्स, और कुछ एलिमेंट जो तब डिस्कवर्ड थे मेटल्स उनको क्लासीफाई कर दिया। तो सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन थी वो अल-राज़ी ने की थी। नेक्स्ट जो है हमारे पास है डुब्रीनर ने भी क्लासीफाई किया था। ये एक जर्मन केमिस्ट था और 1829 बेटा ये दोनों बातें एमसीक्यू के तौर पे अहम हो सकती हैं। 1829 में उन्होंने ट्राईएड्स बनाए थे। अब ट्राई जिस तरह के वर्ड जो है नाम देखिए ट्राईएड्स, ट्राई का मतलब होता है 3। इन्होंने एलिमेंट्स के 3 ग्रोह बनाए थे, एलिमेंट्स को 3 ग्रुप्स में रखा था। जिस तरह आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे 3 ग्रुप्स का एलिमेंट रखे हैं, लिथियम, सोडियम और पोटाशियम। तो इन्होंने एक जैसी खसूसियत रखने वाले एलिमेंट्स के 3 के ग्रुप बना दिए। तो सोडियम, लिथियम और पोटाशियम एक ग्रुप के एलिमेंट्स हैं और इन्होंने एक लॉ ऑफ ट्राईएड भी दिया। लॉ ऑफ ट्राईएड वो क्या है? लॉ ऑफ ट्राईएड ये है कि अगर आपके पास सेंट्रल एटम का मैस मालूम करना है आपने, किस एलिमेंट का? सेंट्रल एटम का, तो वो फर्स्ट और जो थर्ड एलिमेंट है उन दोनों के मैस का एवरेज होगा। एवरेज से मुराद क्या है बेटा? यहाँ पे 7 है मैस लिथियम का और 39 मैस है पोटाशियम का। अब हम इन दोनों को ऐड ऑन करेंगे 7 + 39 और 2 पे डिवाइड करेंगे। चूँकि एलिमेंट्स 2 हैं जिनका मैस हम ऐड ऑन कर रहे हैं, तो टोटल फ्रीक्वेंसी पे जब आप डिवाइड करेंगे तो बेटा 39 + 7 = 46 और डिवाइड करेंगे 2 से तो बेटा हमारे पास एलिमेंट का मैस आएगा 23। The mass of central atom is the average mass of first and third element। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? लॉ ऑफ ट्राईएड्स। तो डुब्रीनर का ये बहुत अहम काम है, शॉर्ट क्वेश्चन की सूरत में आ सकता है कि लॉ ऑफ ट्राईएड्स क्या होते हैं। तो आपने बताना है डेफिनेशन जो मैं प्रीवियसली बोल चुका हूँ। अच्छा, इसके साथ साथ एक एग्जाम्पल भी कोड करें और ये जो 2-3 बातें हैं ये एमसीक्यू के लिए बहुत अहम हो सकती हैं। नेक्स्ट जो एक इम्पॉर्टेंट काविश है वो बेटा आती है न्यूलैंड्स की तरफ से पीरियोडिक टेबल को डेवलप करने में, और वो एक इंग्लिश साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1864 में ये कारनामा सर अंजाम दिया। उस वक्त 64 एलिमेंट्स नॉन थे जो मौजूद थे। ठीक है, तो उन एलिमेंट्स को बेटा इन्होंने अरेंज किया। और कैसे अरेंज किया? इंक्रीजिंग एटॉमिक मैस पे। इंक्रीजिंग एटॉमिक मैस किसे कहते हैं? बढ़ते हुए एटॉमिक मैस से। बढ़ते हुए एटॉमिक मैस में है कि हमारे पास जिस एलिमेंट का मैस कम है, जिस तरह के एक आपको नीचे एक रो नज़र आ रही होगी, यहाँ पे लिथियम का मैस 7 है, बेरिलियम का मैस 9 है, बोरॉन 11, कार्बन 12। ये देखिए ये इंक्रीजिंग मैस है, लेफ्ट राइट मैस जो है वो इंक्रीज कर रहा है। तो इन्होंने भी एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक मैस की बुनियाद पे अकॉर्डिंगली अरेंज किया। तो जिसका मैस सबसे कम था उसे लेफ्ट पे और मूव करते जाएं राइट साइड पे। तो इन्होंने देखा कि हमारे पास जब भी हम एलिमेंट्स को बढ़ते हुए एटॉमिक मैस पे तरतीब दें
तो यहाँ से एक लॉ डेवलप हुआ विच इज़ कॉल्ड लॉ ऑफ ऑक्टिव्स। ऑक्टा, ऑक्टा 8 को कहते हैं। तो लॉ ऑफ ऑक्टिव्स ये 8 का कानून है। अब ये 8 का कानून क्या है कि हर 8वां एलिमेंट्स, देखिए यहाँ पे जब एलिमेंट्स को उनके बढ़ते हुए एटॉमिक मास की बुनियाद पे तरतीब दिया जाए, व्हेन द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक masses, जब भी एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक मास पे तरतीब दें तो एवरी 8th एलिमेंट, अब हम यहां से काउंटिंग करेंगे, इफ दिस इज फर्स्ट वन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ और 8th, तो हर 8वां एलिमेंट प्रॉपर्टीज में पहले जैसा होगा। ठीक है, व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक masses, every 8th element resembles in properties with the first one, पहले के साथ वो क्या करेगा, मुमासलत अख्तियार करेगा। अब यहाँ पे आपके जहन में एक बात आ रही होगी कि यहाँ पे फ्लोरीन के बाद तो आना चाहिए था नियॉन। नियॉन बेटा तब तक अभी डिस्कवर नहीं हुआ था, इसलिए हम नियॉन यहाँ नहीं रखे हैं। नियॉन बाद में डिस्कवर हुआ, तो उस वक्त जो एलिमेंट डिस्कवर थे वो कुछ इसी अरेंजमेंट में थे, इसलिए जब आप नियॉन को स्किप कर देंगे तो नियॉन के बाद 20 के बाद 23 सोडियम का मैस ही आता है। तो देखिए सोडियम जो है वो 8वां एलिमेंट बनेगा और वो खुसूसियात में किस जैसा होगा, पहले जैसा होगा। इसे हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ ऑक्टिव्स। तो यहाँ पे ये जो ऊपर वाली बातें हैं सारी ये शॉर्ट क्वेश्चन हो सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात कि सबसे पहले किसने पीरियोडिक टेबल को एटॉमिक मास की बुनियाद पे तरतीब दिया था, वो मेंडलीफ नहीं बेटा, वो न्यूलैंड्स था। न्यूलैंड्स ने सबसे पहले एलिमेंट्स को उनके बढ़ते हुए एटॉमिक मास की बुनियाद पे तरतीब दिया था। अच्छा, यहाँ पे ये वाली तमाम बातें तो शॉर्ट क्वेश्चन MCQs पूछे जा सकते हैं, लेकिन लॉ ऑफ ऑक्टिव शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है और साथ में एग्जाम्पल भी देंगे। अच्छा, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो साइंटिस्ट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत जो है वो आज तक हम उनके एहसानमंद हैं। इस पीरियोडिक टेबल की जो मौजूदा शक्ल है ये काफ़ी हद तक ये मेंडलीफ की बनाई हुई पीरियोडिक टेबल वाली शक्ल है। तो मेंडलीफ जो कि रशियन एक केमिस्ट था 1871 में बेटा, इन्होंने भी एटॉमिक मास की बुनियाद पे तरतीब दिया था, एलिमेंट्स को बढ़ते हुए एटॉमिक मास की बुनियाद पे तरतीब दिया था। लेकिन यहाँ पे इनके कुछ और भी बहुत ज़्यादा फीचर हैं जिनको हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात कि इन्होंने एक पीरियोडिक लॉ भी बनाया था कि एलिमेंट्स की खुसूसियात उनके बढ़ते हुए एटॉमिक मास का पीरियोडिक फंक्शन होती हैं। एलिमेंट की खुसूसियात उनके बढ़ते हुए एटॉमिक मास, यानी एलिमेंट्स को अगर मास की बुनियाद पे तरतीब दिया जाए तो कुछ देर के बाद उनकी प्रॉपर्टीज रिपीट हो जाएंगी। दैट इज कॉल्ड मेंडलीफ पीरियोडिक लॉ। मेंडलीफ के इस पीरियोडिक लॉ के अंदर, पीरियोडिक टेबल के अंदर बहुत से और भी फीचर्स मौजूद थे जो कि एक अहम शॉर्ट क्वेश्चन की सूरत में आपसे पूछे जा सकते हैं। और वो क्या है बेटा, वो है फीचर्स ऑफ मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल। ये P.T का मतलब है पीरियोडिक टेबल। तो फीचर्स क्या है मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल के बेटा? सबसे पहला तो फीचर ये है कि मेंडलीफ द फर्स्ट वन जिन्होंने एलिमेंट्स को ग्रुप्स में और पीरियड्स में अरेंज किया था। ग्रुप्स हम किन्हें कहते हैं? ग्रुप्स हम कहते हैं जो वर्टिकल कॉलम्स होते हैं ऊपर से नीचे, जिस तरह के यहाँ पे एक ग्रुप लिखा हुआ नजर आ रहा है आपको, सेकंड ए बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम और रेडियम। यहाँ पे एलिमेंट्स एक ग्रुप की सूरत में तरतीब दिए गए हैं, तो इन वर्टिकल कॉलम्स को हम ग्रुप्स कहेंगे। और अगर एलिमेंट्स हम जिस तरह यहाँ पे अरेंज किए हैं लेफ्ट से राइट की जानिब, लेफ्ट टू राइट, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन भी अब शामिल है उसमें, तो ये बेटा हमारे पास कहलाते हैं पीरियड। तो हॉरिजॉन्टल रोज आर कॉल्ड पीरियड्स। तो ये पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने ग्रुप्स और पीरियड्स में एलिमेंट्स को अरेंज किया था। इसके बाद सेकंड एक और कारनामा ये था कि इन्होंने इंक्रीजिंग एटॉमिक मास की बुनियाद पे अरेंज किया था, जो कि पहले न्यूलैंड भी कर चुके थे, लेकिन इन्होंने भी एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक मास की बुनियाद पे तरतीब दिया था। नेक्स्ट एक काम था कि एलिमेंट्स शोइंग सिमिलर प्रॉपर्टीज रिपीट। इन्होंने ये भी ऑब्जर्व किया कि एलिमेंट्स जो सिमिलर प्रॉपर्टीज जो हैं वो रिपीट कर रहे होते हैं। जिस तरह के हमने बात की कि लिथियम के बाद सोडियम कुछ अरसे के बाद प्रॉपर्टीज को रिपीट करेगा, तो जब भी एलिमेंट्स प्रॉपर्टीज को रिपीट करेंगे वो
इन्होंने इस तरह ग्रुप्स की फॉर्म में अरेंज किया इनको। फिर एक और इम्पॉर्टेंट काम था कि लेफ्ट सम गैप्स, यहाँ पे कुछ ऐसे एलिमेंट्स के लिए जगह छोड़ दी गई, जब भी वो डिस्कवर होंगे वो वहाँ पे आएंगे। तो एलिमेंट्स को जब उनके मैस की बुनियाद पर तरतीब दिया गया, तो जब एक बड़ा गैप आया तो दरमियान में एक गैप छोड़ दिया गया। जिस तरह के जर्मेनियम तब तक डिस्कवर नहीं था है, लेकिन जर्मेनियम के लिए एक खाना खाली था कि जब भी जर्मेनियम डिस्कवर होगा वो यहाँ पे आएगा, यानी इस मैस वाला एलिमेंट यहाँ पे आएगा। तो इस तरह से ही लेफ्ट सम गैप, प्रेडिक्शन की ना एलिमेंट्स की, और इसके बाद उन एलिमेंट्स की प्रेडिक्शन तो की, लेकिन उनकी प्रॉपर्टीज की प्रेडिक्शन भी कर दी। वो कैसे की प्रॉपर्टीज की प्रेडिक्शन? प्रॉपर्टीज की प्रेडिक्शन यूँ की कि जर्मेनियम के मुतालिक उसके जो डिस्कवरी से पहले ही बता दिया कि जर्मेनियम एक मेटलॉइड होगा। ठीक है, मेटलॉइड जैसी प्रॉपर्टीज ना मेटल है प्योर, ना ही नॉन मेटल है, मेटलॉइड जैसी खसूसियात होंगी जर्मेनियम की, तो उन्होंने इसकी प्रॉपर्टीज को भी एक्सप्लेन कर दिया। तो प्रेडिक्टेड प्रॉपर्टीज जो होंगी उसको प्रेडिक्ट कर लिया कि एलिमेंट्स की क्या होंगी, जो अनडिस्कवर्ड एलिमेंट थे तब तक। और लास्ट में एक और बड़ा काम था कि जब मैस की बुनियाद पर तरतीब देने लगे तो कुछ एलिमेंट्स का मैस ठीक नहीं था उससे पहले जो डिस्कवर किया गया था जैकब बर्जीलस की जानिब से, तो उन मैस की करेक्शन भी की। करेक्शन कैसे की? मिसाल के तौर पे एक एलिमेंट जिसका नाम बोरॉन है, बोरॉन का जो पहले मैस था वो था 13.5 हम लेते थे AMU में, लेकिन इसके मैस की करेक्शन की कि बोरॉन का मैस जो था वो चूँकि मैस की बुनियाद पर तरतीब दे रहे थे तो मैस जो था एग्जैक्टली वो 9 था, और बाद में एक्सपेरिमेंटली हमने इसको ऑब्जर्व किया तो इसका मैस 9 ही था। तो ये आपके पास सेलिएंट फीचर्स थे जो कि आपने याद करने हैं, 6 के करीब जो इम्पॉर्टेंट फीचर्स हैं किसके? मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल के। तो एक हमारा टास्क ये हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है कि डिफेक्ट्स ऑफ मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल। ऑल्दो बहुत सी खूबियाँ थी, बहुत सा काम किया, लेकिन फिर भी डिफेक्ट्स तो नहीं, लेकिन कुछ कमियाँ रह जाती हैं जो आने वाले साइंटिस्ट ने पूरी की। और वो कमियाँ या कोताही या कमी जो चीज़ रह गई थी वो क्या थी? सबसे पहली बात ये थी कि मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल में एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ मिस हो गई थी वो ये थी पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। बेटा जिस तरह कि आप जानते हैं हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन एक गैस फॉर्म में होती है, लेकिन अगर आप उसकी पोजीशन देखें तो वो अल्कली मेटल्स के ऊपर लिखी जाती है। तो अल्कली मेटल जैसी खसूसियात तो नहीं है उसकी, खसूसियत उसकी जो है वो काफ़ी हद तक 7th ग्रुप से मिलती हैं। जिस तरह के 7th ग्रुप के एलिमेंट्स तमाम के तमाम कैसे होते हैं? तमाम 7th ग्रुप के एलिमेंट्स डाई एटॉमिक होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, तो ये तमाम खसूसियात हाइड्रोजन जैसी हैं। तो ये 7th से भी रखता है प्रॉपर्टीज़ जो है वो अपनी, लेकिन ये फर्स्ट ग्रुप से भी प्रॉपर्टीज़ रखता है। जिस तरह फर्स्ट ग्रुप के तमाम एलिमेंट्स अपने बैरूनी शेल में एक इलेक्ट्रॉन रखते हैं, हाइड्रोजन भी अपने बैरूनी शेल में एक इलेक्ट्रॉन रखता है। तो बहरहाल इसकी पोजीशन को बहुत ही ज़्यादा अबनॉर्मल तस्वर किया जाता है आज भी, और ये प्रॉब्लम सॉल्व इवन मेंडलीफ ने भी नहीं की थी। मैथ्स की बुनियाद पर तरतीब रखा तो इसको सबसे पहले अरेंज कर दिया, हालांकि उस ग्रुप से इसका कोई ताल्लुक वास्ता नहीं लगता। फिर है पोजीशन ऑफ लेंथेनाइड एंड एक्टिनाइड। बेटा लेंथेनाइड और एक्टिनाइड जो हैं ये आपके पास F ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। आज के दौर में, आज के पीरियोडिक टेबल में ये दो नीचे अलग से रोज की सूरत में लिखे जाते हैं। तब इन्हें कहाँ रख दिया गया? तब इन्होंने जो इनकी पोजीशन 57 नंबर पे आ रही थी वहीं पे अरेंज कर दिया, जिससे जो 6th और 7th पीरियड थे वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉन्ग हो जाते हैं, तो उनकी पोजीशन भी वहाँ पे जस्टिफाई नहीं हो रही थी। तो एक बात ये थी कि इनकी जो पोजीशन थी लेंथेनाइड सीरीज़ की और एक्टिनाइड सीरीज़ की, वो भी जो है वो प्रॉपरली अरेंज नहीं थी। इसके बाद थर्ड जो है इर्रेगुलर पोजीशन ऑफ सम एलिमेंट। कुछ ऐसे एलिमेंट थे जिनकी पोजीशन वाज़ेह नहीं हो रही थी। मिसाल के तौर पे अगर हम यहाँ पे गौर करें तो आर्गॉन और पोटाशियम, आजकल के पीरियोडिक टेबल की बात नहीं कर रहा, हम पीरियोडिक टेबल मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल की बात कर रहे हैं कि अगर हम मैथ्स की बुनियाद पे देखें, मैथ्स की बुनियाद पे, तो पोटाशियम और आर्गॉन, पोटाशियम का मैस है 39, आर्गॉन का है 39.9, तो मैस कम किसका है? मैस कम है पोटाशियम का। जब पोटाशियम का मैस कम है तो अगर हम मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल के मुताबिक अरेंज कर रहे हो तो पोटाशियम शुड कम फर्स्ट, पहले आना चाहिए पोटाशियम को।
क्योंकि इसका मैथ कम है, तो कम मैथ वाले पहले और ज़्यादा मैथ वाले बाद में। लेकिन अगर हम आज का जो मौजूदा प्रोडक्ट टेबल है उसको मेंडलीफ वाले प्रोडक्ट टेबल में लेके जाएं, तो हम जब पोटाशियम और आर्गन की जो जगह है उसको स्वैप करेंगे, रिप्लेस करेंगे, चेंज करेंगे, तो पोटाशियम नोबल गैसेस वाले पोर्शन में चल जाएगा और वहाँ से आर्गन फर्स्ट ए में आ जाएगा। तो मैथ्स की बुनियाद पे जब भी तरतीब दें तो इन एलिमेंट्स की सही पोजीशन नहीं आएगी। तो ये एक प्रॉब्लम था मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल में भी कि अगर आज भी हम मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल को फॉलो कर रहे होते, यानी एटॉमिक मास वाले ट्रेंड को फॉलो कर रहे होते, तो इनकी जो है वो पोजीशन प्रॉब्लमेटिक हो सकती थी। इसी तरह सिर्फ इनकी नहीं, आपके पास टेलोनियम और आयोडीन, इनकी पोजीशन भी चेंज हो जाती है। इवन कोबाल्ट और निकल में भी देखें ना आप, निकल का मैस कम और कोबाल्ट का ज़्यादा है, तो निकल शुड कम फर्स्ट, कोबाल्ट बाद में आना चाहिए। ठीक है, इस तरह आयोडीन 1 to 6.9 और 1 to 7.6 है, इसका कम, आयोडीन का कम है। लेकिन हम जानते हैं कि आज का पीरियोडिक टेबल जो है वो एटॉमिक मैस की बुनियाद पे नहीं है, उसका हम बाद में तज़किरा करेंगे कि वो एटॉमिक नंबर पे है। यानी देखिए 18, 19, 27, 28, 52, 53, 90, 91। तो ये वो 4 ऐसे एलिमेंट्स हैं, अगर आज का पीरियोडिक टेबल जो कि एटॉमिक नंबर पे है उसको एटॉमिक मैस पे लेके जाएं तो इनको फड्डा पड़ जाएगा, इनकी पोजीशन हमें चेंज करनी पड़ जाएगी। तो इसलिए आप एटॉमिक नंबर पे रखें। और पोजीशन चेंज करने से क्या फ़र्क पड़ेगा, थोड़ा सा हमने डिस्कस कर लिया कि पोटाशियम किस में चल जाएगा, नोबल गैस में, और आर्गन अल्कली मेटल का ऐसा बन जाएगा। हालांकि ऐसा तो नहीं है। तो ये भी आपको एक डिफेक्ट नज़र आया किसमें, मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल में। फिर एक और इसमें मसला था पोजीशन ऑफ आइसोटोप के हवाले से। आइसोटोप की पोजीशन, अब देखो जब आपने मैस की बुनियाद पे चीज़ों को अरेंज करना है, किसकी बुनियाद पे, मैस की बुनियाद पे, तो हाइड्रोजन में 3 आइसोटोप होते हैं, प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्रिटियम, और तीनों का मैस क्या होता है, वक्रा। तीनों का मैस मुख्तलिफ है। तो जब तीनों का मैस मुख्तलिफ है तो तीनों को फिर पीरियोडिक टेबल में अलग अलग जगह मिलनी चाहिए, क्योंकि आप मैस की बुनियाद पर तरतीब दे रहे हैं तो मैस तो फिर 1, 2, 3 तीनों का हिस्सा होना चाहिए। हालांकि ऐसा नहीं है, इनका एटॉमिक नंबर सेम है। आज का पीरियोडिक टेबल एटॉमिक नंबर पे है, तो चूंकि एटॉमिक नंबर सेम है इसलिए तीनों के लिए एक ही जगह मुख्तस की जा सकती है। लेकिन अगर हम मैस वाले पीरियोडिक टेबल की तरफ चलें तो फिर तीनों के लिए डिफरेंट जगह होनी चाहिए थी। तो एक पोजीशन ऑफ आइसोटोप में भी मसला हो सकता था। नेक्स्ट है हमारे पास 5th प्रॉपर्टी, डिसिमिलर एलिमेंट्स जो एक जैसे नहीं होते, प्लेस टुगेदर, उनको इकट्ठा रख दिया इस भाई ने। कैसे, सेकंड ए और सेकंड बी। सेकंड ए में शामिल है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। ये सेकंड ए के एलिमेंट्स हैं, ये सेकंड बी के एलिमेंट्स हैं, और खसूसियात में मुख्तलिफ थे, लेकिन उन्होंने इनको एक ही जगह पे अरेंज कर दिया था। ठीक है, तो ये भी एक डिफेक्ट था जो कि बाद में सॉर्ट आउट कर लिया गया। इनको चूंकि खसूसियात मुख्तलिफ थी तो हमने सेकंड हालांकि रखा, इसे भी सेकंड है। क्यों सेकंड, क्योंकि इसके बैरूनी शेल में भी 2 इलेक्ट्रॉन है और इसके बैरूनी शेल में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वैलेंस शेल के एतबार से वो ऑलमोस्ट सेम ही है। लेकिन यहाँ पे आपके पास ये टिपिकल एलिमेंट्स हैं, ठीक है, और ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, डिफरेंट हैं प्रॉपर्टीज बहुत सी। तो प्रॉपर्टीज डिफरेंस होने की बुनियाद पे हमने इनको सेकंड रखा, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है वैलेंस शेल में, लेकिन इसको ए का नाम दे दिया और इसको बी का नाम दे दिया। तो ये आपके पास डिसिमिलर एलिमेंट्स थे जिनको के मेंडलीफ ने एक जगह पे इकट्ठा किया हुआ था, हमने इसको अलग कर दिया। तो एक ये डिफेक्ट भी था। तो हमारे पास कोई 4-5 डिफेक्ट्स हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको मेमोराइज होने चाहिए। बहुत दफ़ा प्रीवियसली बोर्ड में ये क्वेश्चन आ चुका है। ये लॉन्ग क्वेश्चन की सूरत में भी इंपॉर्टेंट है और शॉर्ट क्वेश्चन की सूरत में भी इंपॉर्टेंट, इक्वली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट बेटा, इस जो डिफेक्ट थे मेंडलीफ के उसको हमने इम्प्रूव किया। तो इम्प्रूवमेंट जो मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल में की गई वो हमारे पास क्या थी बेटा, एक्चुअली एटॉमिक नंबर मेंडलीफ के दौर में अभी एटॉमिक नंबर ही इजाद नहीं हुआ था, तो इसलिए ये जो है ये मैथ्स की बुनियाद पर तरतीब दिया हुआ था पीरियोडिक टेबल। इसके बाद जब हमने मोज़ले वाज साइंटिस्ट जिन्होंने डिस्कवर किया था क्या, एटॉमिक नंबर एक ब्रिटिश जो फिजिस्ट थे, इन्होंने 1913 के अंदर एटॉमिक नंबर को डिस्कवर कर लिया। अब जब एटॉमिक नंबर डिस्कवर हुआ वो एक्सरेज प्रोडक्शन से, तो यहाँ पे हमारे पास फिर एलिमेंट को नया ट्रेंड मिला जो कि पहले मेंडलीफ पीरियोडिक लॉ था, अब मॉडर्न पीरियोडिक लॉ बना। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या है? मॉडर्न पीरियोडिक लॉ की बेटा जो डेफिनेशन है वो ये होगी
कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट की जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज है आर पीरियोडिक फंक्शन, यानी वो कुछ अरसे के बाद रिपीट हो जाती हैं अकॉर्डिंग टू द एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर की बुनियाद पे जो मेंडलीव्स का पीरियोडिक लॉ था वो अकॉर्डिंग टू द एटॉमिक मैसेज था। तो यहाँ पे हमने कहा कि एलिमेंट्स को अगर हम तकसीम करते हैं, तरतीब देते हैं, तो उनकी प्रॉपर्टीज़ उनके कुछ देर के बाद एटॉमिक नंबर के चेंज होने से कुछ जो है वो रिपीट होना शुरू हो जाएंगी। और जो जो इम्प्रूवमेंट्स की गई मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में वो चंद एक हमारे पास जो हैं वो लिखी हैं। उनमें एक है करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ सम एलिमेंट्स। ये कौन सी अरेंजमेंट है जिनको करेक्ट किया गया? बेटा वो यही अरेंजमेंट थी। अगर मैथ्स की बुनियाद पे देखो ना तो पोटाशियम पहले और आर्गॉन बाद में लिखोगे, लेकिन अगर एटॉमिक नंबर की बुनियाद पे देखो तो आर्गॉन पहले और पोटाशियम बाद में। और आज का पीरियोडिक टेबल नंबर की बुनियाद पे है, सो इसलिए ये आप इससे काफ़ी फेमिलियर हैं कि आर्गॉन पहले और पोटाशियम बाद में लिखा जाएगा। इस तरह एटॉमिक नंबर की बुनियाद पे देखो तो कोबाल्ट पहले और जो है वो निकल बाद में आएगा। और ये ऐसे ही आज के पीरियोडिक टेबल में जो आपकी बुक में मौजूद है उनमें ऐसी चीज़ लिखा हुआ है। तो आज हम जब देखते हैं तो ये इम्प्रूवमेंट कर ली गई हैं, ये हो चुका है पहले से ही। तो करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ सम एलिमेंट्स जो कि पहले ये पुट्ठी थी अब सीधी कर ली गई हैं। नेक्स्ट हमारे पास है पोजीशन ऑफ रेयर अर्थ एलिमेंट्स। रेयर अर्थ एलिमेंट से मुराद बेटा ये चीज़ की गई, देखिए जो डिफेक्ट्स थे उन्हीं को इम्प्रूव करना था ना। तो ये जो पोजीशन ऑफ लेंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज थी जिन्हें हम रेयर अर्थ एलिमेंट्स कहते हैं, चूँकि दे आर फाउंड रेयरली, बहुत कम पाए जाते हैं अर्थ में, इसलिए हम इन्हें रेयर अर्थ एलिमेंट्स कहते हैं। तो इनकी जो है वो पोजीशन को भी सेट कर लिया गया। कैसे हमने एडजस्ट किया? इनके लिए हमने एक जगह ही वक्री रख दी, और वो जगह कौन सी थी? हमने दो पूरे पीरियोडिक टेबल के नीचे, ताकि एक्स्ट्रा तवील ना हो पीरियोडिक टेबल, एक ही 6 पीरियड जो है वो बहुत लंबा ना हो जाए। तो हमने क्या किया कि हमने जो लेंथेनाइड और एक्टिनाइड जो हैं वो रेयर अर्थ जो एलिमेंट्स हैं उनके नीचे दो अलग से रोज बना दी। तो आज भी आप देखते हैं पीरियोडिक टेबल पूरा लिखा हो तो उसके एंड में जो 57 से ऑनवर्ड मूव करता है लेंथेनाइड सीरीज आज भी लिखी नजर आती हैं। तो पोजीशन ऑफ रेयर अर्थ एलिमेंट्स हमने उनको असाइन कर दी पोजीशन उनकी। नेक्स्ट है पोजीशन ऑफ आइसोटोप वाला जो मसला था। जो आइसोटोप की पोजीशन थी ना बेटा वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो गई। क्यों? क्योंकि हमने एटॉमिक नंबर पे ट्रांसफर कर दिया पीरियोडिक टेबल को, एलिमेंट्स को, और एलिमेंट्स का तमाम आइसोटोप्स का एटॉमिक नंबर एक जैसा होता है, इसलिए ये मसला ख़त्म हो गया। एटॉमिक नंबर चूंकि एक जैसा तीनों हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन एक वही काफ़ी है। तो यहाँ पे चूंकि पोजीशन ऑफ आइसोटोप जो है वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगी। फिर है पोजीशन ऑफ नोबल गैस। नोबल गैस बेटा डिस्कवर हुई बाद में, तो नोबल गैस को हमने 8th ग्रुप का नाम दे दिया क्योंकि उनके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ रहे थे एक्सेप्ट हीलियम। तो दैट इज़ ए नोबल गैसेज जो कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑक्टेट कंप्लीट रखती हैं अपना, डबलेट कंप्लीट रखती हैं। तो उनके लिए हमने एक एक्स्ट्रा ग्रुप अरेंज कर दिया। उन्हें हमने वही नहीं घुसाया जो पहले से मौजूद 7th ग्रुप थे, बल्कि उनके लिए हमने एक एक्स्ट्रा ग्रुप जो है वो अरेंज कर दिया जिन्हें हम नोबल गैसेस कहते हैं, 0 ग्रुप एलिमेंट्स भी। और लास्ट में एक और मसला था, ये वाला जो हम ऑलरेडी डिस्कस थोड़ा सा कर चुके हैं कि कुछ ग्रुप्स को इकट्ठा कर दिया था भाई साहब ने, मेंडलीफ ने, तो हमने उनके सब ग्रुप्स कर दिए। सब ग्रुप का मतलब है फर्दर डिवीजन कर दी। किसमें? सेकंड तो है ही, दोनों के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है इसलिए सेकंड तो है ही, लेकिन हमने उन्हें ए कैटेगरी और बी कैटेगरी में जो है वो सेपरेट आउट कर दिया। ए कैटेगरी वाले को हम कहते हैं टिपिकल एलिमेंट्स और बी वालों को हम कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो दीज वर द इम्प्रूवमेंट्स विच वर मेड इन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। तो ये बेटा एक बहुत अहम टास्क है आपका। तो यहाँ पे जो 2-4 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो आपके पास ये फीचर्स, डिफेक्ट्स और इम्प्रूवमेंट्स, ठीक है, इनको आपने लाजमी देख लेना है, लाजमी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो नेक्स्ट हम जो है वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के फीचर्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये बेटा स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा डायरेक्टली नहीं नज़र आ रहा होगा, लेकिन इट इज़ द पार्ट ऑफ स्मार्ट सिलेबस, ठीक है। तो ये आपने इसको तैयार लाजमी कर लेना है। नेक्स्ट हम जो है वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को डिस्कस करेंगे और उसके लिए आपके पास पीरियोडिक टेबल आपके सामने होना चाहिए। टिल देन खुश रहिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।